जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी साइंस के प्रश्नों को आप सबके बीच लेके आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है और आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है कंप्लीट इस चैनल पर करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा आंसर सही है तो भी ई ऑप्शन आप सही करेंगे, अगर कोई नहीं सही है तब भी ऑप्शन ई ही करेक्ट करेंगे। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो फर्स्ट का बी इज राइट आंसर, फर्स्ट का बी आपका सही हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो इस प्रकार से फर्स्ट का बी राइट है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर को देखते हुए आगे चलेंगे, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकें। आइए नेक्स्ट है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए आपका ठंडा लगता है। तो सेकंड का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा से अधिक गर्मी विकिरित करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो 3 का डी इज राइट आंसर। तो 3 का डी आपका करेक्ट उत्तर है। आइए नेक्स्ट है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। तो फोर्थ का आपका कौन सा आंसर सही होगा, करेक्ट करिएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो 4 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान। तो देखिए, ये बीपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, वो बीपीएससी प्री 1994 में आया था। तो बीपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं ये आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी सब ऑप्शन वही है। तो किस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर को महत्व देंगे ये आप बखूबी देख लीजिए। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो 5 का देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। सेम वही था, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2022 में आया है, यानी 1990 से और 2000 के बीच में जितने भी प्रश्न आए थे वो पूरा आपका 2015 से 2022 के बीच में रिपीट हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर को आप कंप्लीट करने के बाद ही कोई अन्य क्वेश्चन करने के लिए सोचें। आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एल्क्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है, लेकिन रेशम की तरह चमकता है।
टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 6 का आंसर बताइएगा। तो इसमें आपको गलत कथन चुनने हैं। तो 6 का आपका सी जो है ये गलत है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम की भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम भी की तरह चमकता है। यह ऑप्शन आपका गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि गलत ही पूछा है। तो 6 का सी आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर बताइएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो 7 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा बदलती है या बदलता है? यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा बदलता है? वेग बदलता है या गति बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति बदलती है या अपवर्तनांक बदलता है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 8 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति बदलती है। तो 8 का सी आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, साधारण लेंस से या अवतल उत्तल यानी ए और बी दोनों से? तो पढ़ने वाले काम में जो लेंस आते हैं वो बनते हैं आपके उत्तल लेंस से। तो 9 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। तो अगर दर्पण के सामने खड़े हुए एक व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण अवतल है, यानी दर्पण का जो प्रकार है वो अवतल दर्पण है। तो 10th का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मील प्रति मिनट और 3 × 10⁻10 मीटर यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 11 का बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भेज दीजिएगा क्योंकि ये जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन ने ये आप सबको अवगत कराया है कि आपके लेवल से ऊपर का ही प्रश्न आएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो 12 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो 12 का सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्रामी है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य की लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो 13 का आंसर बताइएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो 13 का बी इज राइट आंसर। 13 का बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो दोस्तों ऑप्शन तो हमें पहले ही सही मिल गया लेकिन पूरा ऑप्शन आपको पेपर में पढ़ना है। बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको
चूज करने रहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन पाने के बाद टिक न करें। तो 14 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन समझाया जा सकता है। तो 14 का ए आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 400 अंश सेल्सियस पर, 4 अंश सेल्सियस पर, 0 अंश सेल्सियस पर, -4 अंश सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 अंश सेल्सियस पर होता है। तो 15 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का बी आपका सही है। 16 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान यानी 50 अंश सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104, 122 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट और 75 फ़ारेनहाइट। तो आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 16 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक उत्तर। तो साथियों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो 17 का डी इज राइट आंसर। 17 का डी आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में आ चुका है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होती है। तो 18 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये साइंस है, साइंस कभी पुराना नहीं होता, ये करंट अफेयर्स नहीं है। तो लेटेस्ट और ओल्डेस्ट सभी प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है और जो आपके शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 18 का बी आपका करेक्ट है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की। उपयुक्त में से कोई नहीं आया एक से अधिक उत्तर। तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है आपकी शहद की। तो 19 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, तो साथियों, ये प्रवेश एकेडमी चैनल आपका है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और प्रवेश एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए, प्रवेश एकेडमी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप वहां से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है, महासागर में ऊंची जलतरंगें कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जलतरंगें कैसे आती हैं? तो महासागर में ऊंची जलतरंगें चंद्रमा से आती हैं। तो 20 का डी इज राइट आंसर। महासागर में ऊंची जलतरंगें चंद्रमा से आती हैं। तो दोस्तों, पूरे सेशन में हमने 20 प्रश्नों को देखा और ये 20 प्रश्न आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने का हमने प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।